एक स्टार्टअप जो कभी यूनिकॉर्न बनने के बिल्कुल करीब था, जिससे सिकोया, टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट ने सपोर्ट किया, और फिर एक दिन सब कुछ खत्म। 70% एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया। फाउंडर्स ने खुद एडमिट किया कि उन्होंने इन्वेस्टर्स को झूठ बोला। कंपनी को इमरजेंसी में बेच देना पड़ा। फाउंडर्स ने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, फिर भी उन्हें प्रॉफिट कैसे नहीं हुआ? अर्ली इन्वेस्टर्स ने पैसा क्यों खोया? कंपनी बिकने के बावजूद क्या एक्चुअली गलत हो रहा था जो कंपनी फेल होने लगी? लेकिन वेट, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आज 2025 में वही गो मैकेनिक वापस खड़ा हो रहा है, और अब खबर आ रही है कि स्पिनी इसे खरीदने जा रहा है। तो आखिर ओरिजिनल फाउंडर्स ने पैसे क्यों नहीं कमाए? सॉफ्ट बैंक की एक मीटिंग ने कैसे इनका पूरा झूठ पकड़ लिया? और लाइफ लॉन्ग ग्रुप ने कैसे इस डूबती नाव को बचाया? आइए डीप डाइव करते हैं गो मैकेनिक के इस रोलर कोस्टर बिजनेस केस स्टडी में। 2016 की बात है। 4 दोस्त, अमित भसीन, कुशल कारवा, ऋषभ कारवा और नितिन राणा, सब IIM अहमदाबाद के ग्रेजुएट्स थे। इन सभी के पास एक कॉमन प्रॉब्लम थी। उन्हें अपनी गाड़ी का सर्विस कराना एक नाइटमेयर लगता था। अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर जाते तो बहुत एक्सपेंसिव, और अगर लोकल गैरेज जाते तो क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं। कभी डुप्लीकेट पार्ट्स लगा देते, कभी एक्स्ट्रा चार्जेस लगा देते। ट्रस्ट का 0 लेवल था। ये 4 फ्रेंड्स ने सोचा, क्यों ना हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें? क्यों ना हम एक प्लेटफॉर्म बनाएं जहां ट्रांसपेरेंसी हो, प्राइसिंग फिक्स्ड हो और क्वालिटी गारंटीड हो। और बस मई 2016 में गो मैकेनिक की शुरुआत हुई। शुरू में सब कुछ डिफिकल्ट था। गैरेजेस को कन्विंस करना पड़ता था कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ। गैरेज ओनर्स को लगता था कि ये स्टार्टअप उनका मार्जिन कम करेगा, उनके ऑपरेशंस में इंटरफेयर करेगा और उनकी लोकल दुकान की अथॉरिटी छीन लेगा। बट फाउंडर्स ने फिक्स्ड प्राइसिंग, कस्टमर पाइपलाइन और मंथली बिजनेस कमिटमेंट देकर उनको ऑनबोर्ड करना शुरू किया। कस्टमर्स को भी ट्रस्ट दिलाना पड़ता था, पर स्लोली लोग इस प्लेटफॉर्म पे आने लगे। उनका मॉडल सिंपल था। अनऑर्गेनाइज लोकल गैरेजेस को ऑनबोर्ड करो, उनको ट्रेनिंग एंड ब्रांडिंग दो, कस्टमर्स को फिक्स्ड प्राइस, डोर स्टेप पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी और क्वालिटी गारंटी के साथ सर्विस दो। दिसंबर 2016 में ही उन्होंने अपना पहला फंडिंग उठाया, $250,000 यानी 2 करोड़ 23 लाख वेंचर कैटलिस्ट से। ये छोटी सी स्टार्ट थी। अगस्त 2017 में एक और सीड राउंड में ओरियोस वेंचर पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया, पर 2017 में ही कुछ गलत शुरू हुआ जो बाद में उन्हें डुबाने वाला था। यहाँ पे फ्रॉड की शुरुआत हो गई थी, जिसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। 2019 तक गो मैकेनिक 5 सिटीज में एक्सपैंड हो चुका था। सर्विसेज अच्छी थी, कस्टमर सेटिस्फाइड थे, और यही मोमेंट था जब सिकोया कैपिटल ने इस स्टार्टअप को नोटिस किया। नवंबर 2019 में गो मैकेनिक ने सीरीज ए में $4.9 मिलियन यानी 35 करोड़ उठाए, जिसमें सिकोया कैपिटल जैसे बड़े नाम ने इन्वेस्ट किया। ये एक वैलिडेशन था। 2020 में सीरीज बी में 100 करोड़ रेस किया। जून 2021 में $42 मिलियन यानी 311 करोड़ का सीरीज सी राउंड टाइगर ग्लोबल ने लीड किया, और वैल्यूएशन पहुंच गई $285 मिलियन, विच इज ओवर 2500 करोड़। तो गो मैकेनिक में क्यों इन्वेस्ट किया सिकोया और टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े VCs ने? देखो, इंडिया में कार सर्विसिंग का मार्केट बहुत बड़ा है, लेकिन कंप्लीटली अनऑर्गेनाइज्ड है। गो मैकेनिक उस मार्केट को ऑर्गेनाइज कर रही थी, टेक्नोलॉजी यूज कर रही थी। उनका एक एसेट लाइट मॉडल था, मतलब खुद के गैरेजेस नहीं थे, पार्टनरशिप्स थे। स्केलेबिलिटी अच्छी थी, कस्टमर रिटेंशन अच्छा था, कंपनी तेजी से बढ़ने लगी थी, या कम से कम बाहर से तो ऐसा दिख रहा था। अब रियल स्टोरी शुरू होती है। सरफेस पे सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, फंडिंग आ रही थी, एक्सपेंशन हो रहा था, सिटीज बढ़ रही थी, पर अंदर से कंपनी रॉट हो रही थी। कस्टमर्स के पास कंप्लेंट्स का एक लंबा लिस्ट बन चुका था। पार्ट्स का क्वालिटी क्वेश्चनेबल था, प्राइसिंग ट्रांसपेरेंसी नहीं थी जैसा क्लेम किया जाता था, और वर्क क्वालिटी इनकंसिस्टेंट थी। एक गैरेज अच्छा निकलता था तो दूसरा बेकार। इन सब के पीछे का पूरा रीजन एक्सपोज तब हुआ जब गो मैकेनिक अपनी सीरीज डी फंडिंग राउंड में $75 to $80 मिलियन रेस करने की प्रोसेस में था। इस राउंड को लीड करने वाले थे सॉफ्ट बैंक का विजन फंड और मलेशिया का सॉवरेन फंड खजाना नेशनल,
साथ ही कुछ और इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन भी था। बाकी इन्वेस्टर्स की तरह सॉफ्टबैंक ने भी एक ऑडिटिंग फर्म ईवाई को हायर किया था ताकि वो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस कर सके, और ईवाई की फाइंडिंग्स देखकर सब शॉक रह गए। फाइंडिंग्स ने ये सजेस्ट किया कि लगभग 1000 प्लस गो मैकेनिक सर्विस सेंटर्स में से करीब 60 सेंटर्स ने अकाउंटिंग नॉर्म्स वायलेट किए होंगे ताकि रेवेन्यू को ओवरस्टेट किया जा सके और फंड्स डाइवर्ट किया जा सके। गो मैकेनिक ने अपने नंबर्स को ओवर इन्फ्लेट करके दिखाया था और कुछ फेक गैरेजेस भी रिपोर्ट किए गए थे। ड्यू डिलिजेंस के दौरान पता चला कि उनके कुछ फेवर्ड पार्टनर गैरेजेस डिसप्रोपोर्शनेट तरीके से ज्यादा पैसे कमा रहे थे। ये सब जानने के बाद सॉफ्टबैंक और बाकी सारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स ने तुरंत डील से विड्रॉ कर लिया और सिकोया और गो मैकेनिक के एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जैसे टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट, ओरियोस वेंचर पार्टनर्स और शिराटे वेंचर्स को इस बात की इंफॉर्मेशन दे दी। इन सब के बीच गो मैकेनिक के फाउंडर्स ने भी अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के सामने खुद की इन इर्रेगुलरिटीज के बारे में कन्फेशन कर दिया। फाउंडर्स का कहना था कि वो लोग ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स के पीछे भाग रहे थे। वो गो मैकेनिक को यूनिकॉर्न बनाना चाहते थे, यानी $1 बिलियन प्लस वैल्यूएशन टच करना चाहते थे, विच इज ओवर 10,000 करोड़। जनवरी 18, 2023 पब्लिक कन्फेशन। अमित भसीन ने लिंक्डइन पे पोस्ट किया। उन्होंने एडमिट किया, वी मेड ग्रेव एरर्स इन जजमेंट एज वी फॉलोड ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स इंक्लूडिंग रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग विच वी डीपली रिग्रेट। सेम डे ये अनाउंसमेंट भी हुई कि 70% वर्कफोर्स ले ऑफ होगी। जनवरी 2023 में जब स्कैंडल पब्लिक हुआ, कंपनी की फ्यूचर ब्लीक थी। फाउंडर्स को पता था कि अब ऑप्शन नहीं बचा। बोर्ड और शेयर होल्डर्स ने इमरजेंसी सेल प्रोसेस शुरू की। जल्द से जल्द बेचना प्रायोरिटी था। कंपनी को बचाना था, चाहे कितनी ही कम प्राइस पे क्यों ना हो। लाइफलॉन्ग ग्रुप ने इंटरेस्ट दिखाया, जो 1985 से ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर करती थी। लाइफलॉन्ग ने अपनी सब्सिडरी सर्विजी के थ्रू गो मैकेनिक को एक्वायर कर लिया। ओरिजिनल फाउंडर्स अमित, कुशल, ऋषभ और नितिन, जिनकी 25.5% स्टेक थी, इस सेल में उन्हें कुछ नहीं मिला, प्रैक्टिकली जीरो रिटर्न। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर्स के पैसे पहले निकालने थे और डेप्ट क्लियर करना था, जो लाइफलॉन्ग के स्पेकुलेटर 100 to 150 करोड़ के बाइंग प्राइस से ज़्यादा था। मेजर इन्वेस्टर्स सिकोया, टाइगर ग्लोबल, ओरियोस, शिराटे, इन सब ने टोटल 300 से 500 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। इस सेल से उन्हें भी उनके पैसे वापस नहीं मिले। प्रैक्टिकली इट वॉज अ कंप्लीट राइट ऑफ। पर एक पॉजिटिव बात थी, दैट एटलीस्ट बिजनेस कंटिन्यू कर सकती थी। एम्प्लॉयज़ में से कुछ को लाइफलॉन्ग एब्जॉर्ब कर सकता था, जिससे कस्टमर्स की सर्विसेज चलती रहे। मार्च 2023 में जब लाइफलॉन्ग ने टेक ओवर किया तो कंपनी रूइंस में थी। ट्रस्ट जीरो, मोराल जीरो एंड रेपुटेशन डिस्ट्रॉयड। हिमांशु अरोड़ा और मुस्कान कक्कर बन गए नए को फाउंडर्स एज देवर इन सर्विजी। पुराने चारों फाउंडर्स का अब कोई रोल नहीं है, एज दे सोल्ड देयर इक्विटी। और अब बारी थी रीस्ट्रक्चरिंग की। सबसे पहले हर गैरेज को फिजिकली वेरीफाई किया, उन गैरेज ओनर्स के साथ मार्जिन्स और प्राइसिंग रीनेगोशिएट किया। दूसरा, कॉस्ट कटिंग के लिए अननेसेसरी एक्सपेंसेस बंद किए, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट स्टॉप किए और मार्केटिंग बजट रैशनलाइज किया। थर्ड, लाइफलॉन्ग ने अपने ऑटो पार्ट्स एक्सपर्टीज का फ़ायदा उठाया और अपने ऑटो कंपोनेंट नेटवर्क से जेन्युइन पार्ट सप्लाई करने लगे। नेक्स्ट, प्रीमियम सेगमेंट के लिए गो मैकेनिक लग्स लॉन्च किया, लग्जरी कार्स के लिए। स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने के सिर्फ 16 महीने के अंदर कंपनी ने अपने कस्टमर रिटेंशन को डबल से भी ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया और 51% का रिटेंशन रेट अचीव किया। फाइनली गो मैकेनिक ने ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी क्लेम की और फाइनेंशियल ईयर 25 के फर्स्ट क्वार्टर में 85 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। पूरी फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए रिपोर्ट का रेवेन्यू 210 करोड़ था। कंपनी ने इस साल ये भी अनाउंस किया कि वो अपनी प्रेजेंस को 50 सिटीज से 1000 सिटीज तक बढ़ाएंगे, यानी 20 गुना एक्सपेंशन, जो कि 2027 तक अचीव करने का प्लान रखती है। मतलब आफ्टर ऑल दैट डिजास्टर कंपनी एक्चुअली प्रॉफिटेबल हो गई ऑपरेशनल लेवल पे। ये एक इनक्रेडिबल टर्न अराउंड था। लेस देन 2 years में एक कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड कंपनी को प्रॉफिटेबल बना दिया। और अब आते हैं प्रेजेंट डे दिसंबर 2025 पर। मार्केट में ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यूज्ड कार प्लेटफॉर्म स्पिनी ने गो मैकेनिक को खरीदने की डील फाइनल कर ली है। रिपोर्टेड अमाउंट लगभग 450 करोड़ बताया जा रहा है।
सवाल ये है कि लाइफ लॉन्ग क्यों बेच रहा है और स्पिनी क्यों खरीद रहा है। लाइफ लॉन्ग के लिए ये एक जैकपॉट डील है। उन्होंने कंपनी को बहुत सस्ते में खरीदा था, टर्न अराउंड किया और अब ह्यूज प्रॉफिट पर एग्जिट कर रहे हैं। उनका रोल ज़्यादा सिचुएशन टर्न अराउंड इन्वेस्टर जैसा था, नॉट लॉन्ग टर्म कंज्यूमर ब्रांड बिल्डर। उन्होंने डिस्ट्रेस वैल्यूएशन पर एसेट एक्वायर किया, ऑपरेशंस ठीक करे और अब 450 करोड़ के एग्जिट से अपनी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कंसिडरिंग द एक्चुअल एंट्री प्राइस विच वॉज बिटवीन 100 to 150 करोड़ रेंज। स्पिनी के लिए ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है। स्पिनी सेकेंड हैंड गाड़ी बेचता है, पर गाड़ी बेचने के बाद सर्विस भी तो चाहिए। गो मैकेनिक के नेटवर्क के साथ स्पिनी अब कार की पूरी लाइफ साइकिल कंट्रोल करेगा, फ्रॉम सेलिंग टू सर्विसिंग। ये डील स्पिनी को मार्केट लीडर बनने में हेल्प करेगी। तो ये थी गो मैकेनिक की कंप्लीट जर्नी, राइज, फॉल और फिर से राइज। ओरिजिनल फाउंडर्स ने सिर्फ वैल्यूएशंस के पीछे भागा और एक्चुअल बिजनेस फंडामेंटल्स इग्नोर कर दिया। स्लो ग्रोथ इज बेटर देन फेक ग्रोथ। इवन सिकोया, टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े इन्वेस्टर्स उनके ट्रैप में फंस गए, जहां 5 साल तक फ्रॉड पकड़ा नहीं गया। लाइफ लॉन्ग ने दिखा दिया दैट विथ राइट लीडरशिप, ऑनेस्ट अप्रोच और फोकस्ड एग्जीक्यूशन, इवन अ डिस्ट्रॉयड कंपनी कैन बाउंस बैक। तो आपको क्या लगता है, क्या गो मैकेनिक स्पिनी के साथ जुड़ के एक सक्सेसफुल और थ्राइविंग बिजनेस बन पाएगी? कमेंट्स में बताओ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो फॉर मोर सच बिजनेस केस स्टडीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।